नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में वादा किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, ये अब तक इस चैनल पर आया हुआ तीसरा वीडियो है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने इस लेक्चर के बारे में पार्ट 1 में पढ़ा था वहाँ की इमीडिएट काउज, वहाँ के रिवॉल्यूशन के होने का। और क्या पढ़ा था पार्ट 1 में? वहाँ के किंग के बारे में पढ़ा था, वहाँ की सोसाइटी के बारे में पढ़ी थी। सेकेंड पार्ट जो आया था, सेकेंड पार्ट में हमने क्या स्टडी किया था? सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, वहाँ रिवॉल्यूशन कैसे कैसे हुआ। ठीक है। और आज थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे कि वहाँ पर जो मोनार्की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो बन गया था, उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को कैसे समाप्त किया गया और फ्रांस एक रिपब्लिक कैसे बना, एक गणतंत्र कैसे बना। आज हम इस विषय पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हमने पिछले वीडियोज में भी देखा था कि फ्रांस में था वोटिंग राइट लोगों को मिल चुका था, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जारी हो चुका था, पैसिव सिटीजन और एक्टिव सिटीजन की नई धारणाएं आई थी। एक्टिव सिटीजन इलेक्टोरल को चुनते थे, इलेक्टोरल नेशनल असेंबली को चुनते थे, और नेशनल असेंबली क्या करता था? किंग के ऊपर कंट्रोल करता था, उसके मिनिस्टर्स के ऊपर कंट्रोल करता था। ठीक है। यानी कि एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो था उसका अंत कैसे हुआ, आज हम यहाँ से इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रांस में क्या हुआ कि राजा के पावर, पहले के समय तो राजा के पास बहुत अधिक शक्तियां थी, उन शक्तियों को सीमित कर दिया गया। भला राजा क्यों चाहेगा कि अपनी शक्तियों को सीमित कर दे? लेकिन मजबूरी थी, एक कारण था, कुछ मजबूरी बस उनकी शक्तियों को सीमित किया गया। कारण क्या थे वो हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम आते हैं कि यहाँ पर क्या समस्या हो गई थी कि राजा चाह रहा था कि किसी तरह से फिर से हमारे वो पुराने दिन लौट के आ जाए, लेकिन ऐसा लौट के आना संभव नहीं था, पुराने दिन का लौट के आना संभव नहीं था फ्रांस में। तो क्या हुआ फ्रांस में? फिर फ्रांस में हुआ कि जो राजा था वो आस पड़ोस के स्टेट के साथ एक सेक्रेट नेगोशिएशन करने लगा। ठीक है। एक गुप्त तरह की तरीके से एक बैठक करने लगा, प्लानिंग करने लगा कि कैसे करके हम फिर से पुराने दिन को लौटाने के लिए आस पड़ोस के राजा से मदद लें और फिर से नेशनल असेंबली को पीछे कर दें, हरा दें वहाँ का, और फिर से पुराने शासन व्यवस्था को फिर से लौटा के ले आए। ये भनक, ये प्लानिंग की खबर नेशनल असेंबली को ऑलरेडी लग चुकी थी। ठीक है। तो नेशनल असेंबली ने क्या प्लान किया? नेशनल असेंबली ने प्लानिंग किया कि हमें क्या करना है, पर्सिया और ऑस्ट्रिया जो मुख्य रूप से पड़ोसी राष्ट्र थे फ्रांस के, उसके हमला करने से पहले हम लोग ही हमला कर देते हैं। ठीक है। और वो किस लिए हमला करना चाह रहे थे? उनका कहना था कि फ्रांस में जिस तरह से हमने किंग के पावर को सीमित किया है, उस तरह से पूरे यूरोप में जितने भी किंग हैं, एरिस्टोक्रेट हैं, उन सब की शासन को, उन सब को कमजोर करना है, उन सब को हटाना है और पूरी तरह से जनता का शासन लाना है। ठीक है। इस बात पर वहाँ के जितने जनता थे उन्होंने भी समर्थन किया। अच्छा, वहाँ की जनता ने क्यों समर्थन किया? तो हमने आपको बताया है कि वहाँ का जनता को ये जानती थी कि जितने भी राजा लोग हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और सब एक जैसे ही हैं। तो उनसे बचने के लिए जनता का एक ही उपाय लगा कि यूरोप से पूरी तरह से किंग और एरिस्टोक्रेट को समाप्त कर दिया जाए, है ना। तो आप यहाँ तक समझ रहे हैं। जनता कूच कर चुकी युद्ध के लिए। जनता के एक खास गीत जिसका नाम है मार्सलेस, उस मार्सले गीत को गाते हुए निकल पड़ी। ठीक है। और बाद में वो जो मार्सले गीत था वो फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। ये बात समझ रहे हैं? उस गीत मार्सले का नाम क्यों मार्सले पड़ा, तो एक बार जरा बुक में जाके देखिएगा। ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्सले, इस गीत का नाम मार्सले क्यों पड़ा। ठीक है। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको हेडिंग दिख रहा होगा जैकोबिन क्लब। ये जैकोबिन क्लब कहाँ से आया, ये क्या था जैकोबिन क्लब? आइए हम इसको देखते हैं। देखिए वहाँ की जनता क्या की, फ्रांस की जनता पर्सिया और ऑस्ट्रिया को आज़ाद कराने के लिए निकल गई। लेकिन वहाँ पे एक समस्या हुआ कि वो उन लोगों के वहाँ जाने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही खास समस्या हुआ। ये समस्या ये था कि वहाँ पर जो वहाँ की जनता थी, वहाँ की जनता, वहाँ अधिकतर पुरुष जो है आमतौर पर युद्ध के लिए निकल गए थे, तो वहाँ पर आर्थिक व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी। और वहाँ के लोगों को ये भी लग रहा था आर्थिक व्यवस्था तो ऑलरेडी खराब हो चुकी थी, महिलाएं घर में अकेली घर को चलाना पड़ता था। और एक समस्या वहाँ पर हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, वहाँ पे पॉलिटिकल राइट सिर्फ रिचर सेक्शन को मिला था, सोसाइटी के अमीर वर्ग को मिला था, थर्ड स्टेट के अमीर वर्ग को मिला था। वहाँ की आम जनता को आज भी वोटिंग राइट नहीं मिला था। एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन वाला बात आप लोगों ने पढ़ा है, समझा है इसको। ठीक है। तो एक्टिव सिटीजन कौन था, पैसिव सिटीजन कौन था, आप इन बातों को समझ सकते हैं।
तो वहाँ पर क्या किया गया, अड्डेबाजियाँ होने लगी, क्लब बनाए जाने लगे, लोग बैठक करते थे, इन सारे विषयों पर डिस्कशन करते थे। उन क्लब में सबसे महत्वपूर्ण क्लब था एक जैकोबिन क्लब। इस जैकोबिन क्लब में कौन कौन से लोग सदस्य थे, ठीक है, ये जो जैकोबिन क्लब था इसके सदस्य, इसके मेंबर कौन कौन थे, आइए इसको एक बार देखने का, हाईलाइट करने का कोशिश करते हैं। इसके जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, इस जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे वो कौन लोग थे, वो थे लेस प्रॉस्पेरस के सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब कम खुशहाल वर्ग, समाज का वो तबका जो ज़्यादा जिसके यहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी, ज़्यादा खुशहाली नहीं थी, छोटे दुकानदार, जो शू मेकर्स वगैरह थे, पेस्ट्रीज को बनाते थे, वॉच मेकर जो थे, और जो घरेलू सर्वेंट थे, जो डेली वर्क पर काम करते थे, ठीक है, जो डेली बेस पे काम करते थे, करने वाले वर्कर थे, रोज कमाओ रोज खाओ टाइप के, वो लोग जो थे इस जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। और इस जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था, इस जैकोबिन क्लब का लीडर था रॉबेस्पियर। इस जैकोबिन क्लब का रॉबेस्पियर हेड था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकमात्र क्लब जैकोबिन क्लब ही था, और भी कई सारे क्लब थे, महिलाओं के भी कई सारे क्लब थे, लेकिन जो सबसे प्रभावशाली क्लब था वहाँ का, वो था जैकोबिन क्लब। यहाँ तक आप लोग बात को समझ रहे होंगे। अब आगे क्या हुआ, अब आगे जो हुआ 1792 में वहाँ पर एक बहुत ही लार्ज नंबर में जो था, वहाँ की जो जनता थी वो तैयार थी, किस वजह के लिए एंग्री थी, गुस्से में थी, क्योंकि वहाँ पर जो है खाद्यान्न सामग्री काफ़ी कम मात्रा में मिल पा रहा था, प्राइस बहुत ज़्यादा, लोग घंटों लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, समस्या काफ़ी गंभीर थी। तो उन लोगों को लग रहा था कि राजा जो है व्यवस्थाएं नहीं सही तरीके से कर रहा है। तो सारे पेरिस की जनता, और जिनमें जैकोबिन क्लब के मेंबर भी शामिल थे, उन लोगों ने राजा के महल पर हमला कर दिया, और हमला करने के बाद क्या किया, उनके जो गार्ड्स थे उनको किल कर दिया, उनको मार दिया, ठीक है। और वहाँ के जो राजा थे, राजा को भी मान लीजिए कि गिरफ्तार कर लिया या उठा लिया गया, राजा को अपने कब्जे में ले लिया वहाँ के लोगों ने, ठीक है। और वहाँ पर क्या किया गया, फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, और क्या किया गया कि अब की बार जो वोटिंग राइट है 21 साल से अधिक उम्र के पुरुष, ध्यान दीजिएगा पुरुष बोल रहा हूँ मैं, अभी भी जो है वोटिंग राइट महिलाओं को नहीं मिला। 21 साल से अधिक उम्र के सारे पुरुष को वोटिंग राइट दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पर उसके धन से या उनकी संपत्ति से, उनके क्लास से कोई लेना देना नहीं था। देश की सारी जनता जो 21 साल से ऊपर की थी वो वोट कर सकती थी। अब चूंकि राजा तो गिरफ्तार हो चुका है, तो वहाँ से क्या हुआ, मोनार्की अब समाप्त हो गया। अब क्या हुआ, वोटिंग के द्वारा चुने गए जो सरकार, जो लोग होते थे, उनका शासन आ गया। यानी जब मोनार्की समाप्त हो गया तो वहाँ पर रिपब्लिक शासन व्यवस्था आ गया। रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र, ठीक है। गणतंत्र और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में एक बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। इस विषय पर आप लोग जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कीजिए, क्या अंतर है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताइए। हम इस विषय पर फिर से एक नए वीडियो को लेकर के आएंगे, जिसमें हम गणतंत्र और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो लुई 16 को क्या किया गया, लुई 16 को गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। गिलोटिन क्या होता है, गिलोटिन एक तरह से किसी को फांसी की सजा जो बोलते हैं, एक प्रकार का मशीन था जहाँ पर लोगों का जान ले लिया जाता था, मार दिया जाता था, ठीक है। तो राजा को चार्ज देशद्रोह का आरोप लगा करके राजा को क्या किया गया, गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। और उनकी जो क्वीन जो थी मैरी को भी उसी समय वहाँ पर गिलोटिन में चढ़ा दिया गया। और उसके बाद का जो शासन व्यवस्था था, उस शासन व्यवस्था को हम बोलते थे रीजन ऑफ टेरर, आतंक काल, है ना, फ्रांस का आतंक काल। तो 1793 से 1794 के पीरियड को हम फ्रांस का आतंक काल बोलते हैं। इस आतंक काल में रॉबेस्पियर, अभी आपने नाम सुना था रॉबेस्पियर का, कौन था रॉबेस्पियर, कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी, रॉबेस्पियर कौन था आप लोग, ठीक है। अब कमेंट में बताइए, चलिए कमेंट में बताएंगे आप लोग, और इसे मैं ही बता देता हूँ। रॉबेस्पियर जो था, रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का जो लीडर था, अब सत्ता उसके हाथ में लग गया। अब क्या हुआ, रॉबेस्पियर के हाथ में सत्ता लग गया, जनतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से वो चुन के आ गया। और ये सत्ता में आते के साथ ही क्या करने लगा, अपने दुश्मनों को समाप्त करने लगा, जो कि नोबेल और कैलर्जी थे, और जो अदर पार्टीज के जो मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ तक कि अपने पार्टी के भी जो मेंबर जो कि उसके विरोध में विचार रखते थे, उसने क्या किया, उसे भी क्या करना शुरू कर दिया,
उसके ऊपर भी उसको भी अरेस्ट करने लगा, उसके खिलाफ भी उसको भी सजा कोर्ट में सुनाया जाने लगा, उसको दोषी को घोषित किया गया और अधिकतर को गिलोटिनाइड कर दिया गया। यानी कि गिलोटिन जो एक खास तरह का डिवाइस होता था, उस डिवाइस के माध्यम से मार दिया जाता था लोगों को। और इस गिलोटिन के आविष्कारक थे डॉक्टर गिलोटिन। अब ये गिलोटिन क्या था आप यहाँ देख सकते हैं। गिलोटिन को क्या देखना है, आप लोग के बुक में भी होगा इस गिलोटिन के बारे में, ठीक है। तो रोबेस्पियर के समय में क्या हुआ, रोबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग ए मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेज एंड प्राइसेस, ठीक है। रोबेस्पियर की जो सरकार आई थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मैक्सिमम जो था वेज जो था, मैक्सिमम जो वेतन जो था और किसी भी चीज़ का अधिकतम मूल्य जो था उन्होंने तय कर दिया। ब्रेड और मीट का राशन करना शुरू कर दिया गया। जो किसान थे उसके ऊपर जबरन दबाव डाला गया कि उनके जो भी फसल जो उपज रहे हैं उसे फिक्स दाम के अंतर्गत शहरों में सप्लाई करना होगा, ऐसा सरकार का दबाव दिया गया। चलिए यहाँ तक तो ठीक था। एक और नया तरह का दबाव वहां पर आया। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन, ऑल सिटीजन वेयर रिक्वायर्ड टू ईट द इक्विलिटी ब्रेड, ए लॉफ मेड of Walvet equality was also should to be prestiged through form of speech and dress। तो वहाँ पर जो दो एक वाइट गेहूं हुआ करता था, वाइट क्या बोलते हैं उसको, आटा हुआ करता था। तो उन्होंने वाइट आटा पर रोक लगा दिया और पूरी तरह से ऐसा उनका मानना था कि जो वाइट आटा है ये जो है देश में मतलब अपर क्लास जो है उनका पहचान है। तो देश में कोई अपर क्लास नहीं है, सब इक्वल है, तो सबको एक जैसा आटा खाना होगा, ठीक है ना। सबके लिए एक जैसा आटा खाना होगा। जो महंगा वाला आटा था उस पर रोक लगा दिया। इसके इन सारे फैसलों से जनता त्राही त्राही करने लगी। चर्च पर इन्होंने पूरी तरह से कब्जे में कर लिया, चर्च को पूरी तरह से बैरक में बदल दिया गया, ठीक है ना। जनता इनके इन फैसलों से पूरी तरह से त्राही त्राही करने लगी, ठीक है। ना तो व्यापारी वर्ग खुश था, ना किसान वर्ग खुश था। तो अंत में क्या हुआ, वहां का जो कोर्ट था, वहां का जो कोर्ट था उसने क्या किया, रोबेस्पियर को भी दोषी माना, ठीक है ना। और रोबेस्पियर का भी वही हसरुआ जो लुई 16 का हुआ। रोबेस्पियर को भी एक दिन गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया, यानी रोबेस्पियर का भी अंत हो गया, ठीक है। रोबेस्पियर का अंत हो गया। रोबेस्पियर के बारे में एक आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक जर्नलिस्ट थे डेस्मोलिन्स नाम था शायद उनका, डेस्मोलिन्स। तो उन्होंने एक उनके रोबेस्पियर के बारे में अपना विचार रखा। रोबेस्पियर का देखिए मानना था कि रोबेस्पियर क्या है, एक क्या मानना था, जो समानता जो है, स्वतंत्रता जो है एक बच्चे की तरह है, यानी कि वो धीरे धीरे बड़ा होगा। यानी कि जब उसका बचपना है तो उसके ऊपर हम अनुशासन उस पर लागू करें। और अनुशासन लागू करने का मतलब जो रोबेस्पियर का मानना था कि अभी लोकतंत्र का शुरुआत कर रहे हैं, तो जो भी लोग लोकतंत्र का दुश्मन है उसको मार दिया जाए, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन डेस्मोलिन्स का मानना था ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। देश में जो है लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता है कि आप लिबर्टी जो है वो एक छोटा बच्चा की तरह नहीं है कि वो अभी बच्चा है तो उसको हम अभी डिसिप्लिन रख देंगे कुछ दिन के लिए। डिसिप्लिन का मतलब जो भी उसके खिलाफ में बोलेगा उसको समाप्त कर देंगे, उसको मार देंगे, ये सारा चीज़ सही नहीं है। लिबर्टी का मतलब होता है हर कोई खुश हो, हर कोई को अच्छा भोजन मिले, हर किसी को जस्टिस मिले, ठीक है। तो इस तरह के अधिकार लोगों को मिले। और ये जो ग्लूटेनाइड जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जो जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि बाद के दिनों में इनको भी फांसी पे चढ़ा दिया गया था, इनको भी मार दिया गया था, ठीक है। अब जब इनका शासन खत्म हो गया, अब जब ये रोबेस्पियर जो मार दिया गया, तो फिर क्या हुआ, तो फिर जो हुआ डायरेक्टरी रूल फ्रांस में आया। कौन सा रूल आया, डायरेक्टरी रूल। ये डायरेक्टरी रूल क्या था, बात को समझना है। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट, जो जैकोबिन गवर्नमेंट था उसके जाने के बाद फिर से क्या हुआ, जो धनी जो क्लास था, जो अमीर क्लास था, फिर से जो है उसके पास पावर आ गया, ठीक है। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपर्टाइड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब जो प्रोस्परस सेक्टर नहीं था, जो प्रोस्परस लोग नहीं थे, जो कम खुशहाल लोग थे, उनका वोटिंग राइट फिर से छीन लिया गया। और वहाँ पर दो तरह का लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। उस दो लेजिस्लेटिव काउंसिल से 5 सदस्य को चुना जाता था,
ठीक है। और 5 सदस्य जो था वो 5 सदस्य मिलकर जो है एग्जीक्यूटिव पावर बनता था, ठीक है ना। अब की बार 5 सदस्य का एग्जीक्यूटिव क्यों बनाया गया? आपको पता होगा एग्जीक्यूटिव मतलब शुरुआती दिनों में राजा के पास एग्जीक्यूटिव पावर था, उसके बाद क्या हुआ कि रोबेस्पियर के पास एग्जीक्यूटिव पावर आ गया। तो अब की बार इन लोगों का कहना था कि सत्ता का एग्जीक्यूटिव पावर जो है अगर एक व्यक्ति के पास जाता है तो वो एक व्यक्ति तानाशाह हो जाता है। इसको रोकने के लिए सत्ता में क्या करना है, 5 लोगों को बैठाना है। अब ये 5 लोगों को बैठाया गया, ये भी फ्रांस के लिए अच्छा नहीं हुआ। 5 लोगों को बैठने से क्या हो गया कि एग्जीक्यूटिव में 5 लोग बैठ गए तो कोई भी फैसला ले ही नहीं पाता था। कोई किसी का कुछ मत होता था, किसी का कुछ विचार होता था, किसी का कुछ मत होता था, मतलब हर लोगों का विचार अलग अलग हो जाता था। हर किसी के विचार के अलग हो जाने के वजह से भी समस्याएं उत्पन्न होती थी, ठीक है। शासन व्यवस्था में फिर भी समस्याएं उत्पन्न हुई और इस शासन व्यवस्था का फायदा कौन उठाया? नेपोलियन बोनापार्ट उठाया और वो फिर से शासन में अपने आप को जो है सैन्य तानाशाह की तरह फिर से अपने आप को फिर से तानाशाही का दौर फ्रांस में ले आया। अब नेपोलियन बोनापार्ट अच्छा था या खराब था, ठीक है, इस विषय में आप लोग अब खुद से इस पर अपना राय रखेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसे मैं प्रयास करूंगा कि नेपोलियन बोनापार्ट पर अगर आप लोग का इच्छा है कि एक वीडियो नेपोलियन बोनापार्ट के लाइफ पर आना चाहिए, उनकी बायोग्राफी पर आना चाहिए, तो प्रयास करेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट के बायोग्राफी पर भी एक वीडियो जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे, अगर आप लोग का डिमांड रहा तो, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि ये सारा चीज जो खेल चल रहा था फ्रांस में, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में और भी आगे बहुत कुछ हुआ, ये इतना छोटा नहीं है, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है एक बहुत बड़ा, इसको इतना आसानी से क्लास 9 के बुक में इतना कम पढ़ने में पढ़ के खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बहुत कुछ हुआ था, लेकिन हमें इतना ही पढ़ना है। और अब जो पार्ट आएगा वहाँ पर हर क्लास के साथ हम देखेंगे, क्लास के साथ कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार चल रहा था फ्रांस में, वहाँ पर और गुलाम रखने का जो था प्रथा, गुलाम प्रथा जो था वो क्या चीज़ थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आम जनता कैसे जी रहा था फ्रांस में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब रिवॉल्यूशन के बारे में इतना तक ही था। अब जो पढ़ना है वो एक प्रकार की कहानी की तरह पढ़ना है, उसमें डेट नहीं है, ठीक है, वो तारीख नहीं है, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कहानी का जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उस दौर में वहाँ की महिलाओं को क्या अधिकार था, वहाँ के बच्चों को क्या अधिकार था, वहाँ के सामान्य जन को क्या अधिकार था, वहाँ पर गुलाम प्रथा क्या थी, इन चीज़ों को भी अब जानना है। तो आज हम यहाँ पर एक पार्ट और इसमें देखेंगे, वो है डिड वुमेन हैव रिवॉल्यूशन, वुमेन के साथ यहाँ क्या हो रहा था क्रांति के दौरान, इसको भी देखना है। देखिए महिलाएं भी जो है इस आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी और वहाँ पर उस समय की जो महिलाएं थी वो अधिकतर जो महिलाएं हुआ करती थी, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की महिलाएं की स्थिति अच्छी हुआ करती थी, लेकिन जो थर्ड स्टेट की महिलाएं थी वो आमतौर पर घरेलू कार्य किया करती थी और भी फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट आदि में काम किया करती थी, डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पर काम किया करती थी, ठीक है। शिक्षा का उन लोगों के पास शिक्षा अवेलेबल नहीं था, एजुकेशन का एक्सेस नहीं था उन लोगों के पास। एजुकेशन का एक्सेस किसके पास था? सिर्फ अपर क्लास के फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की महिलाओं को ही कॉन्वेंट में अच्छे एजुकेशन मिल रहा था। हालांकि बाद के दिनों में थर्ड स्टेट के भी जो वेल्दियर लोग हैं, जो कि अधिकतर धनी लोग हैं, उन लोगों को भी कॉन्वेंट में अच्छी शिक्षा अवेलेबल हो पा रही थी, ठीक है। और क्या था कि वहाँ पर मैरिज को लेकर के भी कुछ नियम हुआ करते थे, जो कि महिलाओं को कुल मिलाकर अच्छे अधिकार नहीं थे। हालांकि बाद के दिनों में वहाँ पर महिलाओं को अधिकार दिए गए। वो अधिकार क्या थे कि उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल बनाया गया और प्रत्येक लड़कियों को, महिलाओं को शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। और क्या किया गया, उनके अभिभावक या फादर के द्वारा उन्हें जबरन मैरिज करने के लिए नहीं, मतलब मैरिज नहीं किया जा सकता था, ऐसा वहाँ कानून बनाया गया। मैरिज वाज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फेयरली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। डिवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अपील्ड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मेन। जो तलाक का जो बात था वहाँ पर पहले मेन के पास ही अधिकार था, लेकिन अब क्या किया गया, वुमेन और मेन दोनों को तलाक से संबंधित अधिकार दे दिए गए। महिलाओं को के लिए अन्य जॉब में भी रास्ता खोल दिया गया। महिलाएं अब आर्टिस्ट और छोटे बिजनेस को रन कर सकती थी, ठीक है। तो महिलाओं के लिए कुल मिलाकर स्ट्रगल जारी ही रहा। हमने आपको बताया कि किसी भी दौर में वहाँ महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं मिल पा रहा था। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट हाउएवर कंटिन्यूड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर। द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ
ordering closure of women's club and banning their political activities. Many women were arrested and the number of them executed. तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो आतंक का राज आया उस समय में महिलाओं के साथ वैसा स्ट्रगल उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और बहुत से महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया था। उसमें से भी बहुत अधिक को क्या किया गया, गिलोटिनाइड कर दिया गया, यानी कि फांसी पे चढ़ा दिया गया। ठीक है, वुमेन्स क्लब को भी बैन कर दिया गया। उस आतंक के दौर में वुमेन क्लब भी जितना चलती थी उनको बैन कर दिया गया था, उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को भी बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो इस डेट पे ध्यान देंगे आप। यहाँ पे एक ईयर आ रहा है 1946। ये 1946 क्या चीज़ है? अरे तो हम तो फ्रांस रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्रांस रिवॉल्यूशन के तो 17 से 18th सेंचुरी की चीज़ें थी। वहाँ पर हम 18th सेंचुरी के बारे में पढ़ रहे थे। हम कहाँ 1700 कुछ ईस्वी से लेकर के हम 1946 में पहुँच गए, 1946 में पहुँच गए। तो 1946 में पहुँचने की वजह से का कारण ये था कि 1946 में फाइनली महिलाओं को वोटिंग राइट मिला। सोच लीजिए कितने वर्षों के बाद महिलाओं को यहाँ वोटिंग राइट मिल पाया, अवेलेबल हो पाया। यानी कि फ्रांस में महिलाओं की स्थिति को रिवॉल्यूशन के दौरान काफ़ी अच्छी नहीं कह सकते हैं, कुछ अधिकार मिले, लेकिन वोटिंग राइट समान अधिकार मिलने में काफ़ी समय लगा और वो 1946 ईस्वी में जाके मिला। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे। आगे हम वहाँ के गुलामों के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ का सामान्य लाइफ स्टाइल क्या था, और अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो हम नेपोलियन बोनापार्ट के बायोग्राफी पर भी एक वीडियो ला सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों के डिमांड पर, आप लोगों के डिमांड पर हम ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा हम ऐसा नहीं करेंगे, उस पर वीडियो फिर नहीं आ पाएगा। और एक रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है, इस पर भी एक वीडियो लाने का प्रयास होगा। अगर आप लोगों को इस विषय में जानने की इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। और भी अच्छे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल OSB इंडिया के साथ। धन्यवाद।